हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं फिर से जनरल स्टडी में जो टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान। इसका हम पहला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जो है राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये हमारा अभी चल रहा है जिसमें हमने ये पहला वाला देख लिया था। भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ और भारत में छापे खाने का प्रारंभ, ये हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देख लिया था। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से भी समझाया था क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम करने वाले हैं ये जो पोर्शन 3 है 1857 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम हम करने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होता है कि हमेशा के लिए आप कोई भी एग्जाम दो तो उन सब में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 1857 भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए डिटेल से। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं टॉपिक को। चलिए, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जिसे कहते हैं द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की महान क्रांति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हमें कुछ फैक्ट पता होने चाहिए जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी भारत में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि भारत क्या था, 1947 से पहले किसके अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था। ठीक है, तो भारत में इससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई तो हमें जानना जरूरी होता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और बाकी जो घटनाक्रम चक्र था वो क्या क्या था। ठीक है, तो हम ये इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 1857 के टाइम की जब क्रांति थी 1857, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पाम्स्टन थे। कौन थे, पाम्स्टन थे। ठीक है, चलिए, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन से भारत का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसी के साथ जब 1857 की क्रांति हुई, किसी ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो जो ये विद्रोह था, इसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश संसद से नियुक्ति की गई जिस सेनापति की, उसका नाम था कैंपबेल। ठीक है, क्या था, कैंपबेल था। इसके अलावा जो ये विद्रोह हुआ 1857 में, इसका जो प्रतीक रहा वो रहा कमल और रोटी। ठीक है, इसे याद कर लेंगे, कमल और रोटी हो जाएगा। उस समय 1857 के समय बहुत सारे रजवाड़े थे भारत में, और जब तक 1947 में भारत आज़ाद हुआ 556 लगभग रजवाड़े थे। तो सोचिए 1857 की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन मुगल जो वंश चल रहा था उसका अंतिम सम्राट भी था दिल्ली में, जो था बहादुर शाह द्वितीय, या इसे कहते हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों एक ही हैं। बहादुर शाह द्वितीय बोलूंगी तो भी बहादुर शाह जफर ही होगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और ये भारत का क्या था, अंतिम मुगल सम्राट या मुगल बादशाह या मुगल शासक, जो भी क्वेश्चन में आएगा, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आप पूरी तरीके से याद कर लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जो 1857 की महान क्रांति थी, इसको हम किन किन स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके पीछे कुछ कॉज होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो 1857 में ये इतनी बड़ी क्रांति हुई थी, आखिर इसके कारण क्या क्या थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम कारण में आते आते देखेंगे कि ये प्रारंभ कहाँ से हुई। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो भारत है, भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, ये अपने आप में अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी अभी आगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जब ये क्रांति फैली तो इस क्रांति का नेतृत्व, इसके अलग अलग जगह पे नेता या नायक कौन कौन थे। ठीक है, अगर ये क्रांति इतनी बड़ी लेवल में थी तो फिर इसके असफल होने के कारण क्या थे कि हम 1857 में ही आज़ाद नहीं हुए। ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि क्रांति का स्वरूप कैसा रहा, यानी जो इतिहासकार रहे उन्होंने इस क्रांति को क्या क्या नाम दिया और क्या क्या कहा क्रांति के बारे में।
ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे ये जो 1857 की क्रांति हुई इसका परिणाम क्या रहा, ठीक है, इसके रिजल्ट भी रहे होंगे कुछ, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या रहे। इसमें हम देखिए किन किन चीज़ों को देखेंगे। पहला कारण देखेंगे राजनीतिक कारण क्या क्या थे इस क्रांति के इतने बड़े लेवल में होने के। आर्थिक कारण क्या रहे, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहे, सैनिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति के, और तात्कालिक कारण क्या रहे जो उस समय पे क्रांति इतनी ज़्यादा भड़क गई थी, ठीक है, जो इतनी बड़ी फैल गई थी उसके तात्कालिक कारण क्या थे, इस हिसाब से हम इसे देखेंगे। तो इस टेबल को, जो टेबल है इसको दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि देखेंगे आप तो जल्दी याद होता है कि हमें कैसे ये पढ़नी है, वरना अगर मैं एक कहानी की तरह पढ़ूंगी तो ये इतने इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की, कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। देखिए, जो डलहौजी था ये गवर्नर जनरल था, और इसका टाइम पीरियड अगर आपको देखें, याद रखिएगा इसको, 1848 से था एक गवर्नर जनरल भारत का, और 1856 तक रहा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस दौरान पर बहुत सारे ऐसे काम किए, कुछ सुधारात्मक काम किए समाज में, और बहुत सारे विकास वाले काम किए भारत में, ठीक है। और ब्रिटिश का प्रतिनिधि था, गवर्नर जनरल था, लेकिन इसकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके कारण इसे सबसे बर्बर गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। इसकी पॉलिसियां बहुत ज़्यादा भारत विरोधी थी। तो इसी में अगर हम बात करेंगे कि आखिर राजनीतिक कारण क्या रहे, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे डलहौजी की, कि डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति अपनाई गई, ठीक है। हड़प नीति को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आपके पास कि किसका ये सिद्धांत था, तो इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या किया इसने, कि जो भारतीय रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, उनको ब्रिटिश भारत में मिला दिया। और कैसे मिलाया, उसने कहा कि जिन जिन राजाओं के दत्तक पुत्र हैं, यानी जिन्होंने बच्चों को गोद लिया है, उनको मान्यता नहीं मिलेगी, उनको शासन नहीं मिलेगा, बल्कि जो मेन राजा है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पूरी संपत्ति, उनका पूरा साम्राज्य कहाँ मिला दिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाएगा, जो इनके अधीन था, ठीक है। तो क्या है ये, डलहौजी की क्या थी, ये साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी, जिसमें ये अपने शासन का बड़ा आकार करता जा रहा था, ठीक है, डलहौजी। इसी के साथ इसने भारत में सबसे पहले जो मिलाया वो सतारा को मिलाया अपने साम्राज्य में, ठीक है। उसके अलावा जैतपुर को, संबलपुर को, उदयपुर, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, उन्हें मिलाया। इसमें अगर आप देखेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जो तो बिल्कुल डलहौजी के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थी, ठीक है। अगर ये क्रांति नहीं भी होती तो रानी लक्ष्मीबाई फिर भी डलहौजी के साथ युद्ध करती। तो ये जो सारे राजा महाराजा थे, ये तो बिल्कुल क्या हो गए थे, डलहौजी से और ब्रिटिश साम्राज्य से क्या हो गए थे, इनके अंदर एक विद्रोह भर गया था कि अब इनके साथ नहीं रहना है, या इनके साथ अब युद्ध करना है, जो भी होगा आर पार देखी जाएगी, ये सारे राजा महाराजा ये सोच रहे थे। इसी के साथ आप देखिए कि इसकी जो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां थी, 1856 में इसने क्या किया, जो अवध का राज्य था, इसमें इसके नवाब थे, नवाज वाजिद अली शाह थे, ठीक है। तो इनको कुशासन का आरोप लगाया इन पे, और इनके शासन को ब्रिटिश सत्ता में मिला दिया, ठीक है। चलिए, जो भारत है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो भारत है पूरा का पूरा, इसमें दो तीन तरीके के पार्टीशन किए थे उन्होंने, जैसे ब्रिटिश भारत हो गया, देसी रजवाड़े हो गए, अलग अलग करके। तो उनका जो अधिकार था वो ब्रिटिश भारत को बड़ा करना चाह रहे थे, ऐसा भारत जिसपे ब्रिटिश का कब्जा ज़्यादा था, ठीक है। तो उसको बढ़ाता जा रहा था डलहौजी। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि राजाओं के जो प्राकृतिक अधिकार चले आ रहे थे उन सबको छीन दिया डलहौजी ने, और मेन था जो पुत्र गोद लेने का अधिकार था उनका समाप्त कर दिया उसे, ठीक है। साथ ही लॉर्ड डलहौजी, सॉरी, वेलेजली जब था तो इसकी जो सहायक संधि थी
वो भी क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दिया था, इनमें विद्रोह पैदा कर दिया था। और बाकी जो भी गवर्नर जनरल आए, जिनकी जो पॉलिसी थी वो साम्राज्यवादी पॉलिसी थी, तो उससे राजा महाराजा क्या हो गए, राजनीतिक रूप से इनसे क्या हो गए, इनके विरुद्ध हो गए। तो जब कभी ऐसी घटना आए कि कोई युद्ध की स्थिति हो, तो ये सब आके आगे आगे आके क्या करेंगे, युद्ध करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो एक कारण ये था। इसके अलावा यहाँ पे डलहौजी की एक और नियम निकाला था इसने, जिसे इसने कहा इनाम कमीशन। ठीक है, ये लाया था ये 1852 में। इसके अंतर्गत इसने कहा कि जो ऐसी भूमि है जिस भूमि से कर ब्रिटिश सरकार को नहीं जाता है, उस भूमि का पता करता था और फट से उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देता था, इनाम कमीशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, डलहौजी का था, 1852 में से लाया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आर्थिक कारण क्या क्या रहे। आर्थिक कारणों की बात करेंगे तो करों में वृद्धि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगातार की जा रही थी, और जनता पर, जो किसान थे, जो गरीब थे, उन पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। जैसे वर्तमान की स्थिति भी अगर आप देखेंगे तो जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है, यहाँ पे जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। वो अब ऐसा नहीं है कि महंगाई कम होगी, तो वैसी स्थिति थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर स्टार्ट करे, तो तब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि उन करों में वृद्धि वो करता गया। ठीक है, साथ ही जो भारत में उद्योग थे उनका पतन होता गया, और कृषि और उद्योगों का जो आपसी सामंजस्य था वो सब भारत में धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक और स्थिति बनी कि जब अकाल पड़ने लग गया भारत में कई हिस्सों में, तो उसके दौरान भी ग्रामीणों पर करों का बोझ ब्रिटिश सरकार ने कम नहीं किया, और इसकी वजह से क्या होते थे, ग्रामीण बहुत परेशान होते थे। अब जो परिणाम हुआ, तो जब भी ब्रिटिश के खिलाफ कोई विरोध होगा, तो 1857 की क्रांति जैसे हुई, तो उसमें किसान, मजदूर, गरीब लोग सब आके कूद गए थे। ठीक है, तो क्योंकि वो अपने करों के बोझ से बहुत परेशान थे। ये शब्द हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। ठीक है, वो कई कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, क्योंकि ऐसी स्थितियां थी ही नहीं, ब्रिटिश इतना शोषण कर रहे थे। तो ये क्या था, आर्थिक कारण था। चलिए नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक धार्मिक आएगा यहाँ पे। ठीक है, धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण को देख लेते हैं कि किन किन वजह से ये हुआ। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत में सामाजिक सुधार क्या क्या किए गए। तो अब आप कहेंगे कि सामाजिक सुधार जब किए गए तो उससे क्रांति का क्या मतलब है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम किया गया वो सती प्रथा का निषेध एक्ट, यानी सती प्रथा जो होती थी उसे भारत में 1829 में समाप्त कर दिया गया, जो 17वां अधिनियम लाया गया उसके अंतर्गत। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग तब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया, इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसमें जो पति था उसकी मौत के बाद विधवा को भी उसमें जला दिया जाता था। तो ये क्या थी, सती प्रथा थी। तो एक प्रकार से तो ये अंग्रेजों का एक सुधारात्मक कार्य था, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग थे, जो हम कहेंगे कि परिवर्तन नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी लोग जो थे, वो क्या थे, वो कहते थे नहीं, ये प्रथा बिल्कुल सही है, इसे समाप्त नहीं होना चाहिए था। तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये हमारे समाज में परिवर्तन करने लगे। उसके बाद 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया, और इसमें अधिकार दिया गया कि जो विधवा हैं वो भी विवाह कर सकती हैं फिर से। तो ये भी जो रूढ़िवादी लोग थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, उन लोगों के लिए एक और मौका मिल गया ब्रिटिश के खिलाफ होने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टाइम आए, जिसमें से 1849 भी था, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किए गए थे बहुत बड़े लेवल में तब। तो इस हिसाब से भी लोगों ने क्या कर दिया, जो कट्टरपंथी लोग थे ये बिल्कुल ब्रिटिश के खिलाफ हो गए कि ऐसे सामाजिक परिवर्तन हमें भारत में नहीं चाहिए, जो यहाँ पे परंपराएं चली आ रही हैं वही ठीक है। अब धार्मिक आधार पर देखेंगे तो हमने सामाजिक आधार पर देख लिया, ठीक है, लेकिन अब धार्मिक आधार की बात करेंगे तो 1813 में एक चार्टर आया। ठीक है, 1813 का एक चार्टर आया,
उसमें जो ईसाई मिशनरीज थे, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आते थे, उनको भारत में मौका दिया गया कि आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। देखिए, भारतीयों ने तो वो कहा नहीं होगा, वो किसने कहा? ब्रिटिश ने कहा, क्योंकि उन्हीं की सत्ता थी। उन्होंने जो 1813 का चार्टर था, उसमें धर्म धर्म प्रचार के लिए उन्हें भारत भेजा। साथ ही जो धर्मांतरण था उसका अधिकार भी ईसाइयों को दे दिया। देखिए, जब ईसाई यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो कई बार तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि हम भारत को एक ईसाई देश बनाना चाहते हैं। तो अपने आप में क्या था, जो धार्मिक लोग थे उनको ये लग गया था कि अब भारत क्या है, खतरे में है। साथ ही जो धर्म परिवर्तन करेंगे, डलहौजी एक अधिनियम लाया। उसने कहा जो धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति होगा उसको उसकी पैतृक संपत्ति से नहीं हटाया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसने कहा? डलहौजी ने। तो ये भी क्या था, भारत के धर्म पे एक वार था। साथ ही जो तुरंत घटना हुई थी, चर्बी वाले कारतूस की घटना, उसने भी लोगों की धार्मिक भावनाओं पे ठेस पहुंचाई और 1857 की क्रांति में एक मुख्य कारण रहा, सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सैनिक कारण। आप अपने फ्लो से जो आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं उससे बिल्कुल भी आप लोग हटिएगा नहीं ट्रैक से, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सैनिक कारण का कि आखिर सैनिक कारण क्या था। देखिए, जो ब्रिटिश सेना थी इसमें भारतीय सैनिकों से बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो सेना थी इसमें जो अनुपात था ब्रिटिश और भारतीयों का, वो क्या था, इसमें 5 क्या होते थे, भारतीय सैनिक होते थे और 1 क्या होते थे, ब्रिटिश सैनिक होता था। अनुपात ये था। भारतीयों की संख्या तो इसमें ज़्यादा थी, लेकिन क्या थे इसमें, इनके लिए इनका वेतन, प्रमोशन, खान पान, इन सब में यहाँ पे क्या होता था, भेदभाव होता था। भेदभावपूर्ण नीतियाँ यहाँ पे अपनाई जाती थी। ठीक है, तो आपको मैंने पीछे आर्थिक कारण भी बताया था कि आर्थिक कारण क्या थे कि लोग गरीब, करों का उन पे बोझ था, तो वो लोग क्या करते थे, सेना में भर्ती हो जाते थे उस दरिद्रता, उस कर और उस गरीबी से बचने के लिए। जब सेना में आते थे तो सेना में उनके साथ यहाँ पर बहुत बड़ा भेदभाव होता था। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 1854 में क्या हुआ कि एक डाक अधिनियम आया और इसमें क्या कहा गया कि जो सैनिक अपने घरों में चिट्ठी भेजते हैं अब वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब सैनिकों, परिणाम क्या हुआ इन सब चीज़ों का कि सैनिकों को इन्होंने विरोधी बना दिया अपना, ब्रिटिश ने। ठीक है, तो जब भी कोई क्रांति होगी तो सैनिक उसमें आगे आएंगे। ठीक है, ये एक प्रमुख कारण रहा। अब हम बात करेंगे तात्कालिक कारण की कि आखिर 1857 की क्रांति, बहुत सारे कारण तो हम देख रहे हैं कि कब से चले आ रहे हैं। ठीक है, 1813 में धार्मिक चार्टर आया, जब 1813 का चार्टर आया उसमें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तब से क्या होगा, हो गया, मतलब उनको भड़काना स्टार्ट कर दिया लोगों को। इसके अलावा जो वेलेजली की सहायक संधि थी वो आ गई, लेकिन ये तो बहुत पुराने कारण थे ना। लेकिन तात्कालिक कारण क्या थे कि तुरंत क्या हुआ कि ये क्रांति हो गई। इसके लिए हम देखते हैं इसको। देखिए, 1856 का जब टाइम था तो सेना में एक नई राइफल लाई गई जिसको एनफील्ड राइफल कहते हैं। ठीक है, ये लाई गई और इसमें क्या करने लगे कि जो इस राइफलों में कारतूसों का या गोली का प्रयोग करते थे उसको मुंह से काटकर उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, अभी भी आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, तो इसमें जब कारतूस फेंका जाता है तो उसके आगे के पार्ट को हल्का सा हटाया जाता है मुंह से। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कहा गया कि जो ये कारतूस हैं, जो हम मुंह से इनको काट रहे हैं, इनमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है फ्रंट में। ठीक है, तो ये जो खबर थी सेना में आग की तरह फैल गई कि जो ये कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे धर्म पर और हमारे देश पर सीधा सीधा वार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हिस्सों में, जैसे बैरकपुर, दमदम, जो बंगाल के क्षेत्र थे, यहाँ पे ये बातें फैलने लगी थी। लेकिन वास्तविक शुरुआत की बात करेंगे हम कि कब स्टार्ट हुई, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, पहले 29 मार्च 1857 की घटना, जो बैरकपुर है बंगाल में। ठीक है, बंगाल और सॉरी पश्चिम बंगाल और जो वो एरिया है बांग्लादेश का, उससे लगा हुआ है ये। तो यहाँ की छावनी में जो 34वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था, मंगल पांडे। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम, मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, मंगल पांडे। उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि जो ये कारतूस हैं हम इन्हें मुंह से नहीं काटेंगे। एक विद्रोह मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दिया मना करके।
ठीक है। साथ ही मंगल पांडे ने क्या किया कि जो सैन्य अफसर थे, यूसन बाग और एक दो और थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट वगैरह सेना के ब्रिटिश, उनको भी दो की हत्या कर दी और दो तीन को घायल कर दिया। इसके साथ ही मंगल पांडे का एक प्रसिद्ध नारा, मारो फिरंगी को, ठीक है, ये नारा कई बार पूछा जाता है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया। तो क्रांतिकारी बन के एक सैनिक मंगल पांडे उभरा, जिस पर विद्रोह को भड़काने का आरोप लगा, ठीक है, कि आपने विद्रोह को भड़काया, इतने अफसरों की हत्या की, इतनों को घायल करा, और इस कारण से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। ठीक है, इसे याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1857 को जो मंगल पांडे था, इसको फांसी दे दी गई। और जो बैरकपुर छावनी में विद्रोह भड़का था, उसको दबा दिया ब्रिटिश ने। लेकिन इसको तो दबा दिया ब्रिटिश ने, इस विद्रोह को, लेकिन जो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, वो पूरे देश में खबर ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक है। और सारे सैनिक जो अलग अलग छावनियां थी, उन तक ये बात पहुंच गई कि मंगल सिंह को फांसी हो गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 10 मई 1857। यहाँ से माना जाता है वास्तविक जो 1857 की क्रांति थी, वास्तविक स्टार्ट यहीं से माना जाता है, 10 मई 1857। इस दिन क्या हुआ, और मेरठ से इसका स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, इसने बगावत का बिगुल बजा दिया पूरे भारत के लिए कि अब ये जो क्रांति होगी पूरे भारत में होगी। इसके साथ ही जो सैनिक इन्होंने कैद किए थे उनको भी छुड़वा दिया, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश सैनिकों को मारना, कई जगहों पे आग लगा दी, मतलब एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इन सैनिकों ने, मेरठ से, ठीक है। तो वास्तविक क्रांति का जो प्रारंभ माना जाता है 10 मई 1857, और कहाँ से, मेरठ से हुआ, ठीक है। अगले दिन ये लोग जो विद्रोही थे सैनिक, इन्होंने ये 11 मई 1857 को कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इसे याद रखेंगे, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली में उस समय कौन था, मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे मैंने कहा बहादुर शाह जफर। इसको अपने क्या कर दिया, अधिकार में ले लिया, और कहा कि जो ये हम विद्रोह कर रहे हैं, अब देखो मुगल शासन चल रहा था, तो शासक के रूप में इनकी उस टाइम पे काफ़ी पावर थी, हालांकि एक बुजुर्ग नेता थे ये, राजा थे तब, ठीक है। तो विद्रोह का जो नेतृत्व करने के लिए बोला, वो किसे बोला, इन सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को बोला। अब ये बुजुर्ग थे तो इन्होंने कहा मैं तो बुजुर्ग हूँ, लेकिन इसका जो वास्तविक सैनिक नेतृत्व किया, वो किसने किया, बख्त खां ने किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, एक ये पूछा जाता है और एक ये। तो दिल्ली से अगर हम बोलें कि नायक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय आएगा या जफर, और वास्तविक नेतृत्व किसने किया सेना का, तो वक्त खां ने किया, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये देख लिया हमने कि दिल्ली तक सैनिक पहुंच गए। अब देखेंगे कि भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है। चलिए 1857 की क्रांति का विस्तार देख लेते हैं। चलिए, ये स्टार्ट हुआ बंगाल में, दमदम से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर गया, वहाँ से बंगाल, लखनऊ, मेरठ, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से इसमें शामिल था, ठीक है। और दक्षिण भारत में इस क्रांति का विस्तार बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मैप के थ्रू समझ लेते हैं हम इसको थोड़ा सा, उसके बाद हम लास्ट इसके नायक देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर तब भी क्या था, ये क्या है, बांग्लादेश है, जो कि भारत का हिस्सा था। यहाँ पर जो पाकिस्तान, ये भी क्या था, भारत का हिस्सा था तब, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है बैरकपुर हो गया, दमदम हो गया, तो ये बैरकपुर छावनी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये गया बंगाल में, गया बंगाल से आगे आएंगे तो बिहार में, ठीक है। यहाँ पे मैंने राज्य नहीं दिए हैं, मैं आपको एक अजप्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि यहाँ यहाँ पे स्टेट हैं, ठीक है। बिहार में गया, ये बिहार से लखनऊ फैला, ठीक है, अलग अलग करके। मेरठ मेन केंद्र आया यहाँ पे, ठीक है, मेरठ में। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कानपुर में, फिर आगे जाके दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली से नीचे आएंगे झांसी, झांसी से जमशेदपुर, ऐसे जमशेदपुर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके फैलाइए। तो आप देखेंगे जो क्रांति फैली ये पूरी की पूरी, ये कितने हिस्से में फैली, यहाँ तक फैली, ठीक है, ये जो एरिया था,
आप दक्षिण में देखेंगे तो क्रांति थी ही नहीं। इतना हिस्सा क्या था इस क्रांति से प्रभावित हुआ था, इतने लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। तो ये क्रांति सक्सेस होती कैसे, क्योंकि दक्षिण भारत का जो पूरा हिस्सा था ये इसमें सम्मिलित नहीं था। तो असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, यही था कि भारत का एक हिस्सा इसमें शामिल था, पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका विस्तार हमने देख लिया। भारत में एक एक पर्टिकुलर एरिया में था, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा बांग्लादेश का हिस्सा, बिहार, थोड़ा सा असम, यही हिस्सा था इसमें। ठीक है, दिल्ली तक। चलिए, तो अब हम नायक देख लेते हैं कि कौन कौन से नायक कहाँ कहाँ से रहे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। साथ ही किस ब्रिटिश नायक ने या दमनकर्ता ने उस आंदोलन को वहाँ पर समाप्त किया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने इंडेक्स बनाया है जिसमें प्रमुख केंद्र बनाए हैं कौन कौन से हैं, साथ ही इसके नायक कौन कौन से थे, दमनकर्ता कौन थे, ब्रिटिश ने जो अपॉइंट किए थे, और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इनसे संबंधित। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। सैनिक मेरठ से स्टार्ट होकर दिल्ली गए थे। तो दिल्ली में जो नायक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर था। लेकिन सैनिक नेतृत्व की बात आएगी तो मैंने कहा बख्त खां आएगा, क्योंकि उसका सेनापति। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने नायक बने दिल्ली से, और इसके दमनकर्ता थे निकलसन। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो हडसन ने इसके बाद क्या किया, इस क्रांति को यहाँ पे दबा दिया था। ठीक है, इसके बाद जो बहादुर शाह जफर थे इनको रंगून भेज दिया गया, और याद रखिएगा 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय लिख देती हूँ यहाँ पे, तो आप ये पॉइंट याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में वैसे भी कौन रहते हैं, नवाब रहते हैं। दिल्ली आप ऐसे याद करेंगे कि वो कैसे गए थे सैनिक वहाँ पे, कैसे उन्होंने कब्जा किया। लखनऊ में आ जाएंगे तो लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी। इन्होंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया इस क्रांति का, और इनके विद्रोह को किसने दबाया, कैंपवेल ने दबाया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश ने क्या किया था, सेनापति यहाँ पे नियुक्त किया था। ठीक है, ये कैंपवेल। इसके साथ ही बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, और वो वहाँ से कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। अब आ जाते हैं कानपुर से नाना साहब। ठीक है, नाना साहब आ जाएंगे, और इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, तो धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था, नाना साहब का। इसको भी दबाया किसने, कैंपवेल ने दबाया था इस विद्रोह को। और जो नाना साहब थे ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के। लेकिन जो डलहौजी की नीति थी उसने क्या कहा था, जो दत्तक पुत्र हैं उनको अधिकार नहीं मिलेगा। तो नाना साहब को इन्होंने इनके अधिकारों से वंचित कर लिया था, इसलिए नाना साहब इसके विरोधी हो गए थे, ब्रिटिश सत्ता के। ठीक है, कानपुर में ही आएंगे तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर से ही लड़े थे तात्या टोपे। वैसे वो ग्वालियर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन कानपुर में आके ही लड़े थे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है तात्या टोपे को। तो वैसे ये कहाँ से स्टार्ट करा था इन्होंने, ग्वालियर से, लेकिन नाना साहब के साथ आके ही कानपुर में लड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लेंगे किस हिसाब से पूछा गया है। दो साथ एक साथ नहीं पूछेंगे, ग्वालियर और कानपुर एक साथ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम देखा जाए तो क्या है, क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, इनको भी, इनका जो विद्रोह था इसको कैंपवेल ने दबाया था। और तात्या टोपे पकड़े कैसे गए थे, क्योंकि इनका एक दोस्त था मानसिंह, इन्होंने इनको धोखा दिया था, जिसके कारण ये पकड़े गए थे। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं झांसी से। और झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये तो आप सब जानते हैं। तो जो इनका विद्रोह दबाया था वो दबाया था सर ह्यूरोज ने दबाया था। और सर ह्यूरोज ने क्या कहा था कि झांसी की रानी जो थी उनकी बहादुरी की यहाँ पे तारीफ करी थी ह्यूरोज ने। और उन्होंने कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ये कोटेशन भी कई बार पूछ ली जाती है कि किसने कहा था, किसके लिए। चलिए, जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से ये लड़ रही थी, और गंगा राव की क्या थी, विधवा थी, और अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव के लिए संघर्ष कर रही थी। ठीक है, काफी लंबे समय से, जब डलहौजी ने ऐसी नीति अपनाई। इसके साथ ही आ जाते हैं बिहार। बिहार के क्षेत्र जैसे जगदीशपुर, पटना, यहाँ से
लड़े गए थे, ठीक है, क्रांति। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विजय प्राप्त हुई थी वो इसी इलाके में हुई थी, बिहार में, जहाँ पे ब्रिटिश को हारना पड़ा था, ठीक है। कुंवर सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था जगदीशपुर बिहार से, और विलियम टेलर ने इसको क्या किया था, दबाया था, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक विजय की बात करेंगे तो बिहार में ही मिली थी जो ये क्रांति थी। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद से कौन था, तो इलाहाबाद से कौन नायक था, लियाकत अली नायक थे, और इनके इस विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बरेली, और बरेली से कौन था नायक, खान बहादुर खां था, और इनका जो विद्रोह दबाया था कैंपवेल ने दबाया था, ठीक है। और लास्ट में कई बार फैजाबाद से भी पूछ लिया जाता है, तो फैजाबाद से कौन था, मौलवी अहमद उल्ला थे, और रेनर्ड ने इसको क्या किया था, दबाया था, ठीक है, इस विद्रोह को। तो इसे ध्यान देंगे कि कौन से नायक कहाँ से थे, और उनसे इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट हैं, किनका वास्तविक नाम क्या था, ये भी देख लेंगे। चलिए 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे, और पीछे मैं वैसे आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जो तात्या टोपे थे, इनके मित्र ने इन्हें धोखा दिया, और उनका नाम क्या था, मानसिंह था, जिसके कारण ब्रिटिश सेना ने तात्या टोपे को पकड़ लिया था, और उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि सर यूरोज जो थे, ये महारानी लक्ष्मीबाई की जो बहादुरी थी, इससे बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, ठीक है। ये इनका कोटेशन है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गया है इससे संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित। अब बचा है इसमें कि ये असफल क्यों रही, इसका स्वरूप क्या था, और जब क्रांति हो गई उसके परिणाम क्या थे। वीडियो बहुत लंबा है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसे सेकंड पार्ट में कल ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक आप इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लेना, 1-2 बार, जैसे तरीके से आप इसको समझ पाएँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो आप लोग इसे देखिए, और सब बच्चे यही चाह रहे हैं कि हम डिटेल से पढ़ें, तो जब मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो उसे लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।